Edusalis Education with Peace of Mind. Hello friends, my name is Rasika and I welcome you all to EduSolis, that is education with peace of mind. So friends, today's topic of discussion is Sri Lanka crisis. What factors led to the collapse of the economy of Sri Lanka, the present conditions in Sri Lanka and the way ahead? We are going to discuss everything in detail in this video. But before that, I request you please subscribe our channel and hit the bell icon so that you don't miss out any of the important notification. So friends, let's start with the video. Friends, Sri Lanka got independent in 1948 from Britishers. At that time, it had a socio-economic indicators that were comparable to Japan. तो जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटिशर्स से 1948 में, उसके पास बहुत सारे एडवांटेजेस थे जिससे कि ये उम्मीद की जा रही थी कि माना जा रहा था कि वह जल्द ही अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा और वो प्रोजेक्ट होगा एज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक नेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या एडवांटेजेस थे श्रीलंका के पास एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट जो मेन एडवांटेजेस था श्रीलंका के पास, दैट वाज इज इट्स लोकेशन। बिकॉज श्रीलंका इज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन, सो इट इज इन सेंटर ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, जो कि उसको एक मेजर ट्रेडिंग हब बनाता है। हाई लिटरेसी रेट, लिटरेसी वाज अराउंड 21.7% बाय द लेट 19th सेंचुरी। सो उसकी लिटरेसी रेट काफी अच्छी थी, पॉपुलेशन पढ़ी लिखी थी। हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज अराउंड 54 और मलेरिया एरेडिकेशन पॉलिसी के चलते वहां का डेथ रेट कम हो गया था फ्रॉम 20 per 1000 to 14 by 1947। एडिशनली इट हैड अ वाइब्रेंट एक्सपोर्ट सेक्टर एंड ओपन इकोनॉमी। इतने ज्यादा एडवांटेजेस थे श्रीलंका के पास, फिर भी आज वो एक वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस अपनी फेस कर रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है फ्रेंड्स। इसमें सबसे बड़ा रीजन है हाई डेट। बहुत ज्यादा वो फॉरेन बोरोइंग्स पे डिपेंडेंट है श्रीलंका और उन्होंने अपनी कभी भी उस फॉरेन डेट को एज अ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं किया और वो हमेशा ही छोटी छोटी चीजों के लिए फॉरेन बोरोइंग्स पे डिपेंडेंट रहा। साथ में सिविल वॉर 26 इयर्स चला, ये ब्लडी सिविल वॉर ने पूरी इकोनॉमी को शेक करके रख दिया, जिसपे कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फंडिंग करनी पड़ी, फॉरेन बोरोइंग्स लेनी पड़ी अपनी इकोनॉमी को वापस से रेल पे लाने के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण था वहां का इकोनॉमी मिसमैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट। वहां की करप्ट पॉलिटिशियन, वन फैमिली डिक्टेटरशिप ने, लॉन्ग डिसीजंस ने वहां की इकोनॉमी को पूरी तरीके से शेक कर दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिविल वॉर की। सो फ्रेंड्स, ये सिविल वॉर था माइनॉरिटी तमिल्स और सिन्हलीज डोमिनेटेड श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में। श्रीलंका पे पहले ब्रिटिशर्स का रूल था, ठीक है। तो उस समय वो मिलियंस ऑफ तमिल्स लाए काम करने के लिए अपने रबर, टी, कॉफी प्लांटेशंस में, और साथ में उन्होंने उनको सिविल सर्विसेज में भी फेवर किया और काफी ज्यादा ब्रिटिश ने सेटअप किया एजुकेशन और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्दर्न पार्ट में, जो कि तमिल मेजोरिटी रीजन्स था, जिससे कि इल फीलिंग डेवलप हो गई सिन्हलीज में। और जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ, श्रीलंका ने इंडिपेंडेंस गेन करी, तो उस समय जो नई गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसे लॉज बनाए जो कि डिस्क्रिमिनेटरी थे माइनॉरिटी तमिल्स के लिए। सिन्हलीज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया और उसी के चलते तमिल्स एलिमिनेट हो गए गवर्नमेंट सर्विस से। साथ में एक लॉ भी पास किया गया दैट बार्ड इंडियन तमिल्स फ्रॉम गेटिंग सिटीजनशिप। तो तमिल्स अपने ही होमलैंड पे इक्वल राइट्स की डिमांड करने लग गए। तो तमिल्स का ये जो डिमांड्स थी वो जस्ट भी थी और उनके पीसफुल मेथड्स थे, बट धीरे धीरे ये डिमांड्स, ये छोटे प्रोटेस्ट सिविल वॉर का रूप ले लिया, क्योंकि उनकी राइट्स को ऑप्रेस किया गया। गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी एक्शंस नहीं लिए। तो ये जो सिविल वॉर था, इट स्टार्टेड इन 1983 एंड वेंट अप टू 2009। तो ये 26 इयर्स चला ये ब्लडी सिविल वॉर, जिसमें काफी ज्यादा लॉस हुआ टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। डेथ टोल वाज अप्रोक्सीमेट अराउंड 1,50,000 ऑन बोथ द साइड्स। Total cost estimated to Sri Lankan government was around $200 million. And expenses on military rose from 1.6% to 3.5% in 2008.
तो गवर्नमेंट को काफी ज्यादा मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करना पड़ता था, जिसके चलते आर्म्स और एम्यूनिशन बहुत ज्यादा इंपोर्ट किए गए, काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किया गया मिलिट्री सेक्टर पे भी। तो इसलिए ये सिविल वॉर का काफी ज्यादा इम्पैक्ट इकोनॉमी में। इम्पैक्ट ऑफ सिविल वॉर इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स, जो कि तमिल्स डोमिनेटेड रीजन्स था, जहां पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। सबसे पहले लो लिविंग स्टैंडर्ड, लेस देन $5 पर डे। वैसे तो जस्ट आफ्टर द सिविल वॉर काफी ज्यादा पॉवर्टी इरेडिकेट हुई, बट नॉट इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स। वहां पे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा पुअर हो गई, क्योंकि उनके घर बार चले गए और उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी खत्म हो गया। तो जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट हैड फॉल डाउन टू $5 पर डे। लॉस ऑफ लाइवलीहुड, कंटिन्यू डिस्प्लेसमेंट, लूटिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के चलते वहां के लोगों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई अपनी लाइवलीहुड रीगेन करने पे। अकॉर्डिंग टू कोकोनट कंजर्वेशन सोसाइटी, अराउंड 50,000 कोकोनट ट्रीज इसमें डिस्ट्रॉय हुए। आज भी उसमें बुलेट स्कार्स देखे जा सकते हैं। एक कोकोनट प्लांट फ्रूट्स प्रोड्यूस करने में अराउंड 8 to 10 ईयर्स लगाता है। तो वापस से वो प्लांटेशंस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट की जा सके, दैट वुड टेक सेवरल ऑफ ईयर्स। तो लोगों ने अपना सोर्स ऑफ इनकम खो दिया, दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। राइज इन कंज्यूमर क्रेडिट, अब दोबारा से हाउसिंग बनाना, दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए था। उस समय बहुत ज्यादा बैंक्स इजी कंज्यूमर लोन देने लग गए, बट जब उसको रीपे करने की बारी आती थी तो काफी एक्सेसिव और हार्श मेजर्स लिए जाते थे, दैट हैड एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द सिटीजन्स। उससे ये भी हुआ कि बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया। And rise in unemployment stood at 60%. हाई राइज अनएम्प्लॉयमेंट में देखा गया यूथ में, बिकॉज देयर वॉज अ लैक इन एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग। तो इसके चलते आप देख सकते हो कि भले ही आफ्टर सिविल वॉर इनिशियली पॉवर्टी इरेडिकेट हुई, बट नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स आर द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज, जहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा गिर गई। उन्होंने अपना इनकम खो दिया, एम्प्लॉयमेंट खो दिया, और काफी ज्यादा कंज्यूमर क्रेडिट, वो काफी ज्यादा डेट लेने के चलते लोगों ने सुसाइड भी कर दिया, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू रीपे दैट लोन। एंड द कंट्री बिकेम हाईली इंडेटेड टू चाइना, क्योंकि श्रीलंका को वापस अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए काफी ज्यादा उन्होंने लोन्स लिया फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अराउंड $45 बिलियन, और अकेले चाइना से उन्होंने $7 बिलियन का लोन लिया अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में फंड करने के लिए। So these were all the impacts that the civil war had on the economy of Sri Lanka. After the war, Sri Lanka की economy grow करने लग गई, grew at the rate of 8% in 2010 and went up to 9.1% in 2012, and thereafter it started declining and went down to 2.3% in 2019. Actually, initial growth in the economy was due to boom in non-tradable sectors. और वर्ल्ड बैंक ने भी श्रीलंका को वार्न किया कि दिस ग्रोथ इज अनसस्टेनेबल। ओके, तो श्रीलंका ने क्या किया, आफ्टर द सिविल वॉर गॉट एंडेड एंड इट हैड टू ब्रिंग द इकोनॉमी ऑन द ट्रैक, तो उन्होंने बहुत ज्यादा फॉरेन डेट्स लेना शुरू कर दिया। तो जैसे मैंने अभी भी बताया, दे टुक अ लोन ऑफ अराउंड $45 बिलियन फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज टू फंड इट्स प्रोजेक्ट्स। चाइना के साथ भी उन्होंने काफी ज्यादा चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स में किया, जिसके चलते दे बोरोड अराउंड $1.1 बिलियन in 2010 टू बिल्ड देयर हम्बनटोटा पोर्ट, बट श्रीलंका उस पोर्ट को रन नहीं कर सका, एंड आफ्टर नेगोशिएशन चाइना इट हैज टू लीज दैट पोर्ट टू चाइना फॉर 99 years टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 2017। तो इतना ह्यूज चाइनीज इन्वेस्टमेंट अननेसेसरली उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में किया और साथ में अपना पोर्ट भी खो दिया। दैट टोटल डेट रीच टू 119% ऑफ जीडीपी ऑफ श्रीलंका। एक्चुअली श्रीलंका ने जो भी ह्यूज फॉरेन बोरोइंग्स ली, उसका ज्यादातर यूज या तो अपने वेलफेयर प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स चलाने में किया, या फिर जो वहां की करप्ट पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन्स को फाइनेंस करने में वो फंड का यूज किया। और कभी भी श्रीलंका ने कोशिश नहीं करी कि उस फंड का यूज एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किया जा सके और या सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बन सके। इसलिए आप देख सकते हो कैसे उसकी ग्रोथ रेट में डाउनफॉल होता चला गया। 2019 में अगेन दो मेजर इवेंट्स हुए जिसने उसकी इकोनॉमी को
काफी इम्पैक्ट किया। आफ्टर विनिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने स्वीपिंग टैक्स कट्स अनाउंस कर दिया कंट्री पे, और दूसरा ईस्टर बॉम्बिंग्स, जिसके चलते इकोनॉमी काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुई। So it has cut the value-added tax to 8% from 15% and abolished 7 other taxes, including a 2% nation-building tax paid by the businessman. इतना सीवियर टैक्स कट के चलते गवर्नमेंट की रेवेन्यू में और ज्यादा डाउनफॉल आ गया। The sweeping tax cuts led to the credit rating downgrade in 2020, जिसके चलते it lost the access to international financial markets also. गवर्नमेंट का जो लॉस था दैट वाज ग्रेटर देन $1.4 बिलियन अ ईयर इन रेवेन्यू एंड इट हैज अ रिड्यूस्ड टैक्स रेवेन्यू बाय 30%। तो ऐसा बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मान ली। इतना ज्यादा टैक्स कट्स करके उनके कॉफर्स खाली हो गए और उनको और ज्यादा डेट्स लेना पड़ा अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। साथ में ईस्टर बॉम्बिंग्स, 8 बॉम्बिंग्स हुई, जिसके कारण इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा सीवियर इम्पैक्ट पड़ा, जिसमें कि 3 चर्चेस और 3 लग्जरी होटल्स टारगेट किए गए। एंड इस्लामिक ग्रुप ने क्लेम किया है कि ये ईस्टर बॉम्बिंग्स उन्होंने करवाई थी। इसके कारण उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुई। टूरिज्म इज वन ऑफ द 4th लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग सेक्टर फॉर श्रीलंका और उससे काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। बट ईस्टर बॉम्बिंग्स के बाद लोगों में एक डर सा बैठ गया और वहां का टूरिज्म इंडस्ट्री काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ ड्यू टू ईस्टर बॉम्बिंग्स। टूरिज्म इंडस्ट्री पे ईस्टर बॉम्बिंग्स ही नहीं और भी आगे चल के कई सारे इवेंट्स हुए, जिसके कारण इस इंडस्ट्री को काफी डाउनफॉल देखना पड़ा। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो टूरिज्म रेवेन्यू रिड्यूस टू $3 million in July 2021 from $475 million in December 2018. So इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, सीवियर इम्पैक्ट पड़ा ड्यू टू दीज 2 इवेंट्स, फर्स्ट द टैक्स कट एंड द ईस्टर बॉम्बिंग्स। फिर 2020 में कोविड ने उनकी इकोनॉमी को पूरा ही शेक करके रख दिया। फॉल इन टूरिस्ट इनफ्लोज एंड रेवेन्यू, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के चलते हुए टूरिज्म इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि टूरिस्ट आना बंद हो गए। डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स ऑफ टी एंड रबर, श्रीलंका को बहुत ज्यादा फॉरेन अर्निंग्स होती है ड्यू टू एक्सपोर्ट्स ऑफ टी, कॉफी एंड रबर। तो ये इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई ड्यू टू कोविड, ड्यू टू लॉकडाउन एंड रिडक्शन इन डिमांड्स ऑफ रबर एंड टी। फॉरेन रेमिटेंसेस डिक्लाइन, फॉरेन रेमिटेंसेस एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फॉरेन रेवेन्यू है श्रीलंका के लिए, उसमें भी काफी डिक्लाइन हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा श्रीलंकन्स ने अपनी जॉब खो दी इन फॉरेन लैंड्स। Finally, GDP declined by 3.5%. Current account deficit reached 7.9% of GDP and fiscal deficit reached to around 11%. तो कोविड के चलते उसकी GDP, उसकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि जो उसकी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग सेक्टर्स है जो कि टूरिज्म और रबर एंड टी एक्सपोर्ट्स, वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुए, साथ में फॉरेन रेमिटेंसेस भी कम हुए। 2021 में गवर्नमेंट ने कोई ऐसा डिसीजन दिया जिसने उसकी इकोनॉमी को और भी ज्यादा वर्स्ट करके रख दिया। गवर्नमेंट ने ये देखा कि उनकी फॉरेन अर्निंग्स काफी ज्यादा रिड्यूस होती जा रही है, उनका कॉफर खाली होता जा रहा है और उनका काफी ज्यादा बिल आता है केमिकल फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट करने में। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया जाए और उन्होंने डिसाइड किया कि फार्मर्स अब लोकली सोर्स किए गए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का ही यूज करेंगे। Government aimed to save around $200 million incurred on importing agrochemicals. गवर्नमेंट ने सोचा कि बैन लगाने से वो $200 मिलियन बचा सकते हैं जो कि उनको इंपोर्ट करने में इन फर्टिलाइजर्स को लगते हैं, बट ये डिसीजन उल्टा पड़ गया। इस बैन के चलते वाइड स्प्रेड फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए और टोटल रिडक्शन ऑफ यील्ड बाय 25%, क्योंकि तुरंत ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे स्विच होना इजी काम नहीं था। साथ में आउटपुट ऑफ पेपर, सिनेमन एंड वेजिटेबल्स वेंट डाउन बाय 30%। इतनी ज्यादा खराब हो गई कि श्रीलंका के पास राइस और एसेंशियल आइटम्स भी नहीं बचे और उनको इंपोर्ट करने के लिए उनकी फॉरेन करेंसी और भी ज्यादा शॉर्टेज होता चला गया। सो वाइड स्प्रेड क्रॉप फेलियर लेड टू द नेशन सप्लीमेंट्स इट्स फूड स्टॉक फ्रॉम अब्रॉड विच मेड इट्स फॉरेन करेंसी शॉर्टेज इवन वर्स। तो ये डिसीजन भी गवर्नमेंट का काफी रॉन्ग डिसीजन रहा जिसने इकोनॉमी को सीवियरली इंपैक्ट किया। सिचुएशन 2022,
2022 में आपको जैसे पता है अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और इसका इम्पैक्ट बाकी सारी नेशंस के साथ ही साथ श्रीलंका पे मेजरली पड़ा, जिसकी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ज्यादा शेकन अप थी। वॉर के चलते सबसे ज्यादा उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री अफेक्ट हुई, क्योंकि रशियन टूरिस्ट उसका एक मेजर शेयर है और साथ में यूक्रेन के भी। तो मॉस्को की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और इससे टूरिज्म इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ ऑयल रोज अप और उसके चलते श्रीलंका में उनका इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज टू इंपोर्ट इट्स फ्यूल एंड पावर। तो ऑयल प्राइसेस बढ़ गए और उससे कंट्री में इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ गया। तो रशिया यूक्रेन वॉर से भी श्रीलंका की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। कंडीशंस की बात करें तो श्रीलंका में जो एसेंशियल आइटम्स है उनके प्राइसेस 140% हाई हो चुके हैं। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है वहां पे कि जो राइस है इट्स कॉस्टिंग 190 रुपीज पर केजी, वीट वहां पे सेल हो रहा है 220 रुपीज पर केजी में, मिल्क पाउडर इज सेलिंग एट रुपीज 1900 पर लीटर एंड कोकोनट ऑयल एट रुपीज 850 पर लीटर। एक एग वहां पे 30 रुपीज का सेल आउट हो रहा है। इतने ज्यादा इन्फ्लेशन से उसकी इकोनॉमी और ज्यादा खराब होती जा रही है और लोगों के पास पैसा नहीं बचा है कि वो एसेंशियल आइटम्स भी मार्केट में जाके खरीद सके। हर जगह कंट्री में शॉर्टेज हो गई है, चाहे बात करें पेपर की शॉर्टेज की वजह से वहां पे एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। एसेंशियल मेडिसिन की शॉर्टेज हो गई है कि डॉक्टर्स लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स को हॉल्ट कर दिया है, क्योंकि उनके पास अब ड्रग्स बचे नहीं शेल्फ्स में। श्रीलंका 80% मेडिसिन एसेंशियल ड्रग्स इंपोर्ट करता है, बट उसकी फॉरेन करेंसी खत्म होती जा रही है, जिसके कारण उसके पास अब एसेंशियल मेडिसिन नहीं बचे हैं एंड इट्स हेल्थ केयर सिस्टम इज नाउ क्लोज टू कोलैप्स्ड। सीमेंट की शॉर्टेज हो रही है विच इज एन एसेंशियल आइटम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस वहां पे स्काई रॉकेटेड हो गए हैं। पेट्रोल इज सेलिंग एट रुपीज 420 पर लीटर एंड डीजल इज सेलिंग एट रुपीज 400 पर लीटर। इन सब के चलते वहां गवर्नमेंट ने 13 आवर्स पावर कट अनाउंस कर दिया है और पूरी नेशन अब डार्कनेस में आ गई है। कोलंबो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यहाँ की इन्फ्लेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हो कैसे दिसंबर 2021 में जो इन्फ्लेशन दैट वाज अराउंड 22%, वो 5 मंथ्स में ग्रो होके इट हैज कम टू नियरली 42%। सो इन्फ्लेशन वहां पे 5 मंथ्स में डबल हो चुका है, which can be evident from this graph. Due to high inflation and shortage of fuel items, लोग वहां पे बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गए और रोड्स पर आ गए। उन्होंने मासिव प्रोटेस्ट किया एंड दे डिमॉन्स्ट्रेटेड क्विट राजापक्सा रिजाइन गवर्नमेंट। यहाँ तक कि उन्होंने मिलिट्री वैन्स जीप्स पे आग लगा दी एंड दे ट्राई टू स्टॉर्म द प्रेसिडेंट हाउस। इस सब के चलते श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अथॉरिटेरियन डिसीजन दिया, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई और साथ में पुलिस को पावर दे दी गई टू अरेस्ट द सिविलियंस। 36 आवर्स का कर्फ्यू इम्पोज किया गया। सोशल मीडिया ब्लैकआउट, पीपल वर नॉट एबल टू एक्सेस द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कैबिनेट ऑफ 26 मिनिस्टर रिजाइन। इतने ज्यादा मैसिव प्रोटेस्ट के चलते वहां के 26 मिनिस्टर्स ने, पूरी कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया। हाउएवर इस मूव को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और इसको इनवैलिड माना गया बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल, और साथ में अगले दिन उन्होंने वापस अपना रिज्यूम कर ली ड्यूटीज। सेंट्रल बैंक गवर्नर ने रिजाइन कर दिया और मासिव प्रोटेस्ट के चलते वहां के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्सा ने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो अब वहां के प्रेसिडेंट गोताबया राजापक्सा ने रनिल विक्रमसिंघा को नया प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दिया है। करेंटली श्रीलंका की कंडीशन ऐसी हो गई है कि उस पर टोटल फॉरेन डेट्स जो है वो है $51 बिलियन का चढ़ा और साथ में उसको करंट ईयर में $7 बिलियन रीपे करने हैं। इतना ज्यादा फॉरेन डेट से वो लेडन अप हो चुका है। वहां की गवर्नमेंट ने कहा है कि उनके पास एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है, जिसके चलते वो और ज्यादा करेंसी प्रिंटिंग करेंगे और उससे डर है कि इन्फ्लेशन में राइज अप टू 40%। इतने ज्यादा हाई डेट्स के चलते श्रीलंका हर जगह मदद की गुहार लगा रही है। इट हैज आस्क्ड IMF फॉर द इमरजेंसी ब्रिजिंग लोन ऑफ $3 बिलियन।
IMF ने साथ में शर्त रखी है कि श्रीलंका अपना टैक्स और इंटरेस्ट रेट राइज करेगी और एक प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क फ्रेम करेगी। World Bank has also promised to pay Sri Lanka around $600 million to import its essential items. इंडिया ने भी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के चलते श्रीलंका की काफी मदद करी। टोटल असिस्टेंस हैज बीन गिवन ऑफ $3 बिलियन। साथ में $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया, जिसके अंडर 2,70,000 मेट्रिक टन्स ऑफ फ्यूल एंड अदर एसेंशियल आइटम्स वर सेंट टू श्रीलंका। फ्यूचर ऑफ श्रीलंका। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी या फिर वहां पे कुछ प्रॉपर मेजर्स लिए जाएंगे कि उसकी इकोनॉमी रिवाइव हो सकेगी? आप कमेंट करके बताइए कि अब इमीडिएट स्टेप्स गवर्नमेंट को क्या लेने चाहिए कि श्रीलंका की इकोनॉमी वापस से ट्रैक पे आ सके। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप श्रीलंका क्राइसिस के क्या क्या रीजंस थे और क्या वहां पे प्रेजेंट कंडीशन है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस आउट नहीं करें। फ्रेंड्स, जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।